परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर जी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने एक योजना लाई, अंतर्राष्ट्रीय कैरिज ट्रांसपोर्ट योजना, जिसके माध्यम से प्राइवेट बसों को उन्होंने रोडवेज के समानांतर संचालित करने के लिए अनुमति दिया। प्राइवेट बसों का और रोडवेज की बसों का जो टैक्स है वह टैक्स लगभग 3 गुने का अंतर है। देखिए, परिवहन निगम में कुल 6 मान्यता प्राप्त संगठन कार्य कर रहे हैं और 2 संगठन गैर मान्यता प्राप्त हैं। यदि सरकार के कार्यप्रणाली से आम जनता या संगठन संतुष्ट हैं तो फिर संगठनों की आवश्यकता क्या है? और यदि सरकार के कार्यप्रणाली से समस्त विभागों के कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं तो ये संगठन मौन क्यों है? संगठनों के जो नेता हैं वो चाटुकारिता पर ही निर्भर हैं। सत्य बोलने का साहस किसी में है नहीं। अनेक लोग फोटो खिंचवाने तक जो है स्वयं को गौरवान्वित समझ रहे हैं। सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए किसी भी संगठन में साहस नहीं है। और 40,000 प्लस जो है संविदा और आउटसोर्स परिवहन निगम में कार्य कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो संचालन में लगभग 95% संचालन संविदा आउटसोर्स कर्मचारी कर रहा है। एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए और होते हैं और खाने के लिए और होते हैं। संविदा कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने के लिए मांगे उनकी समस्याओं को मात्र अंकित उसमें किया जाता है, लेकिन जब कमरे के अंदर जाते हैं और जब प्रबंधन से उसकी वार्ता होती है तो उसमें सिर्फ आश्वासन लेकर के आते हैं। आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संविदा कर्मचारी एकता संघ के महामंत्री जी संतोष कुमार मिश्र जी। इनसे आज हम बात करेंगे परिवहन निगम में बन रही जो चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही हैं और बहुत दिनों से कर्मचारी संगठन अनेक तरह के हैं, उनके द्वारा जो मांगे रखी जा रही हैं उन पर क्या अभी तक कर्मचारियों के फेवर में कार्रवाई हो पाई है या परिवहन निगम को किस तरीके से आगे बढ़ाने की जो गतिविधियां हैं वो चल पा रही हैं। आज सारे मेन मुद्दों पर बात करेंगे और कट टू कट बात करेंगे बिना कोई लौंग लपेट के। स्वागत है महामंत्री जी आपका नेशन स्टेशन पर। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि परिवहन निगम क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश के 14 से 15 लाख यात्रियों को रोजाना यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी मतलब दूरस्थ और कहने का मतलब यह है कि विस्तृत संचार व्यवस्था को लेकर के जब कोई परिवहन निगम अपने अस्तित्व को जूझने लगे तो ऐसी व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से? बिल्कुल आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा आबादी वाला राज्य है। उसके सापेक्ष परिवहन निगम के लगभग 12,000 बसें जो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। यदि उस दृश्य से देखा जाए तो बसों का बेड़ा कम से कम 15,000 के पार होना चाहिए। दूसरी बात, वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान के परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर जी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने एक योजना लाई, अंतर्राष्ट्रीय कैरिज ट्रांसपोर्ट योजना, जिसके माध्यम से प्राइवेट बसों को उन्होंने रोडवेज के समानांतर संचालित करने के लिए अनुमति दिया। आज वह बसें परिवहन निगम की आय को प्रभावित कर रही हैं। समस्त एक्सप्रेसवेज पर परिवहन निगम की बसों के समानांतर संचालित हो रही हैं। दूसरा मुख्य कारण, प्राइवेट बसों का और रोडवेज की बसों का जो टैक्स है वह टैक्स लगभग 3 गुने का अंतर है, जो आर्थिक भार परिवहन निगम पर अतिरिक्त पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा और जानना चाहता ये हूँ कि संगठन कितने हैं और कितने सक्रिय हैं, क्योंकि अगर संगठनों की व्यवस्थाएं हैं किसी भी निगम में तो क्या उनके द्वारा आवाज उठाई गई है इतने सालों में परिवहन निगम को जब से अस्तित्व में लाया गया, या फिर अभी तक नहीं कोई ऐसी गतिविधि की गई है जिसकी वजह से आज भी लगभग 3 गुना टैक्स के दायरे में परिवहन निगम बना हुआ है यात्री कर के मामले पर? देखिए, परिवहन निगम में कुल 6 मान्यता प्राप्त संगठन कार्य कर रहे हैं और 2 संगठन गैर मान्यता प्राप्त हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि यदि सरकार के कार्य प्रणाली से उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में, चाहे वह परिवहन निगम हो या अन्य विभाग हो, यदि सरकार के कार्यप्रणाली से आम जनता या संगठन संतुष्ट हैं तो फिर संगठनों की आवश्यकता क्या है? और यदि सरकार के कार्यप्रणाली से समस्त विभागों के कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं तो ये संगठन मौन क्यों है? कई बार देखा जाता है कि संगठन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तारीफ तो करते हैं लेकिन अधिकारियों की बुराई करते हैं। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब घर का मुखिया जिसको डिसीजन लेना है, अगर उसकी हम
मतलब व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे। सीधे तौर पर कह सकते हैं संगठनों की आवश्यकता ही तभी पड़ती है जब सरकार कर्मचारी हितों को नजरअंदाज करती है। और अगर कर्मचारी हितों को नजरअंदाज कर रही हैं तो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कर्मचारियों के या अधिकारियों का ही सिर्फ तौहीन की जाए तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आज के समय में संगठनों के जो नेता हैं वो चाटुकारिता पर ही निर्भर हैं। सत्य बोलने का साहस किसी में है नहीं। अनेक लोग फोटो खिंचवाने तक जो है स्वयं को गौरवान्वित समझ रहे हैं। सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए किसी भी संगठन में साहस नहीं है। मैं यह खुल के कह रहा हूं और एक बार पुनः कह रहा हूं कि वर्तमान में परिवहन मंत्री की गलत नीतियों के कारण आज संविदा कर्मचारी सबसे अधिक प्रताड़ित है। 50% आय न आने के कारण उसके वेतन से कटौती कर ली जा रही है। उसके अतिरिक्त अन्य डिपोज में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, मार्ग परिवर्तन कर दिया जा रहा है, आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी एजेंसी वापस भेज दिया जा रहा है। कितनी संख्या है परिवहन निगम में संविदा और नियमित कर्मचारियों की, अलग अलग बताइए। लगभग वर्तमान में जो मृतक आश्रित अभी भर्ती हुई थी, अगर इनको कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 13,500 के आसपास नियमित कर्मचारियों की संख्या है और 40,000 प्लस जो है संविदा और आउटसोर्स परिवहन निगम में कार्य कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो संचालन में लगभग 95% संचालन संविदा आउटसोर्स कर्मचारी कर रहा है, परंतु वह आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से ग्रसित है, पीड़ित है। और जो मान्यता प्राप्त संगठन इस विभाग में लगभग 25 से 30 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, वो आज तक उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करा सके। संविदा के संगठन कितने हैं इस विभाग में? एक तो सवाल ये है क्योंकि संविदा कर्मचारियों का अगर प्रतिनिधित्व तो ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे नुमाइंदे भी होने चाहिए जो उनकी आवाज को रखें, या फिर वही मान्यता प्राप्त संगठन जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो संगठन उनकी लगातार आवाज उठाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? मान्यता प्राप्त संगठन पिछले लगभग 30 वर्षों से परिवहन निगम में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सदैव अपने हित के बारे में ही संघर्ष करना चाहा है और संघर्ष किया भी है। आपको याद कराना चाहेंगे कि 2016 में जब 7वें वेतनमान को लगना था तो सारे संगठन सक्रिय थे और सभी ने अपने स्तर से प्रयास किया और संविदा की समस्याओं को भी अपने मांग पत्र में प्रमुखता के साथ अंकित किया। लेकिन आपको याद कराना चाहेंगे कि 2016 में 7वां वेतनमान परिवहन निगम में लागू हो गया और उस समय परिवहन निगम में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों के हित में एक भी बिंदु कोई निस्तारित नहीं हुआ। उसके बाद से आज तक लगभग 10 वर्ष हो गए। समस्त मान्यता प्राप्त संगठन हर वर्ष 25 से 30 लाख रुपया संविदा कर्मचारियों से चंदा वसूलते हैं। लेकिन 25 से 30 लाख रुपया 25 से 30 लाख रुपया प्रत्येक संगठन हर वर्ष चंदा वसूलते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कोई एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर तक का नहीं कर सके, न करने का प्रयास किया, न कर सके। आखिर में जब उन गरीब संविदा कर्मचारियों के हित में कोई कार्य करने की उनकी इच्छा नहीं है तो उनसे चंदा क्यों लिया जाता है? यह बहुत बड़ा और गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं इन लोगों के ऊपर। यदि वह उन गरीब संविदा कर्मचारियों के हित में कोई प्रयास नहीं कर सकते, उनके हित के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उनसे चंदा लेना बंद कर देना चाहिए। लोग अनेक संगठनों जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं उनके जो मतलब बिंदु होते हैं जिस पर वो बातचीत करते हैं अपने प्रबंधन से, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो बिंदु ऐड किए जाते हैं संविदा और आउटसोर्सिंग के बारे में, या फिर वो भी नहीं किए जाते? एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए और होते हैं और खाने के लिए और होते हैं। संविदा कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने के लिए मांगे उनकी समस्याओं को मात्र अंकित उसमें किया जाता है, लेकिन जब कमरे के अंदर जाते हैं और जब प्रबंधन से उसकी वार्ता होती है तो उसमें सिर्फ आश्वासन लेकर के आते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, इन मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा अभी हाल में ही कार्यक्रम लगाए गए थे और वह कार्यक्रम कुंभ मेला के पहले से वो चल रहा था, अब करेंगे तब करेंगे, वह करते करते आया, लेकिन कोई भी संगठन मुख्यालय स्तर पे पहुंच नहीं सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन समस्याओं के समाधान के लिए बड़े संगठन प्रयास करते हैं, तो मेरा मानना है कि जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है तब तक उन्हें कंटिन्यूटी बना करके रखना चाहिए, परंतु आश्वासन लेकर के चले आते हैं और फिर सब कुछ वहीं से समाप्त हो जाता है। कई बार कर्मचारियों का ये कहना रहता है कि परिवहन निगम के अस्तित्व को भी खतरा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से डग्गामार वाहन बढ़ रहे हैं
कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जो आपने कैरेज ट्रांसपोर्ट जो नाम से कुछ दिया गया है, लाइसेंसिंग नीति को अपनाया गया है प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा या परिवहन निगम के प्रबंध तंत्र द्वारा, तो उस तरीके से अगर लगातार काम होता रहा तो कहीं ना कहीं डग्गामारी और प्राइवेटाइजेशन को अगर देखें मद्देनजर, क्या लगता है कि परिवहन निगम के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वर्तमान की स्थितियां हैं, जब विभाग निरंतर, कोई भी विभाग हो, जब वह विभाग निरंतर घाटे में रहेगा तो एक न एक दिन सरकार को उसके बारे में कहीं न कहीं संविलियन करने के विषय में वो विचार अवश्य करेगा। आप अपने निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, आज वहाँ प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल हावी है। वो सरकार की गलत नीतियों के कारण वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिए और धीरे धीरे इस प्रकार से हावी हुए कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को ही क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार के बस अड्डों को अपना निजी बस अड्डा समझ लिए और वहाँ पर अपनी बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा तो आपके यहाँ ही इधर हम अगर बुंदेलखंड साइड में पहुंचेंगे तो झांसी, उरई, वहां पर भी प्राइवेट व्यवस्थाओं को दिया गया है, प्राइवेट बस संचालकों को आपके बस स्टेशनों को दिया जा रहा है। और उसका देने का एक कारण यह है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य जरूर कर रही है, लेकिन मुखौटा दूसरा है और कार्य करने के तरीके दूसरे हैं। सरकार के अधीनस्थ अधिकारी कहीं न कहीं सरकार को पतीला लगाने का कार्य कर रहे हैं। अगर वो सक्रिय रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो शायद बहुत कुछ लग सकती है, परंतु वह स्वयं भी नहीं चाहते कि इस महत्वपूर्ण जो है निगम को बचाए जाने में वो भी कुछ प्रयास दे, सहयोग कर सके। आप परिवहन निगम के कर्मचारी भी हैं, सबसे बड़ी चीज है, और दूसरी चीज है कि आप कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपके क्या सुझाव रहेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि किस तरीके से परिवहन निगम को आगे बढ़ाया जा सकता है और किन व्यवस्थाओं के परिवर्तन से परिवहन निगम लाभ की ओर अग्रसर हो सकता है? कुछ आपके सुझाव हैं? जी, इस संबंध में हमने एक सुझाव का विस्तृत लेखा जोखा आकलन करके हमने एक मांग पत्र तैयार किया है, जिसे हम आपको विस्तृत जो है आगे भविष्य में साझा करेंगे। परंतु इस संबंध में एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि मुझे 20 वर्ष इस परिवहन निगम में कार्य करते हो गया। बहुत लंबे समय से हम सभी संगठनों का अवलोकन करते रहे, लेकिन हमने सभी की कार्यप्रणालियों का बहुत नज़दीक से और गंभीरता के साथ अवलोकन किया, लेकिन मुझे उनके द्वारा वह सकारात्मक प्रयास और रुचि उन कर्मचारियों के प्रति नजर नहीं आई जो उन्हें वास्तविक रूप में करना चाहिए, जो एक निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन होना चाहिए, वह उन लोगों ने नहीं किया। इस उद्देश्य से मैंने भी एक निर्णय किया कि क्यों ना हम स्वयं अपने हित के लिए स्वयं आगे बढ़ करके प्रयास करें। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने संविदा कर्मचारी एकता संघ उत्तर प्रदेश के नाम से संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया और उस रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात हमने पूरे विधिक कार्यवाही करते हुए संगठन को प्रदेश में विस्तार देने का भी कार्य कर रहे हैं। और आज ईश्वर की कृपा से संगठन अच्छी स्थिति में है, कर्मचारियों का विश्वास कहीं न कहीं संगठन के प्रति बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जो अन्य कर्मचारी नहीं कर सके वह मेरा संगठन कुछ अलग से उनके लिए परिवर्तन जरूर करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अक्सर देखा जाता रहा है कि 2001 तक के जो कर्मचारी थे उनको नियमित करने की लगभग हर एक मांग जो पत्र होते थे परिवहन निगम के संगठनों के, चाहे आपके हो या अदर संगठनों के हो, उसमें नियमितीकरण की मांगे होती थी। और मुझे लगता है कि उन मांगों को देखते देखते लगभग एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। आज 2026 चल रहा है और आज भी 2001 तक के कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। तो इस व्यवस्था पर क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश जी की सरकार में सितंबर 2016 में यह शासनादेश जारी हुआ था। 2016 से 2026 आ गया। उन संगठनों को शर्म आनी चाहिए इस बात को लिखने के लिए कि 2001 तक के कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। उन्होंने उनके लिए कोई आज तक आंदोलन नहीं किया, सिर्फ चंदा लेने का कार्य करते रहे। मुझे लगता है कि अगर 2001 तक कर्मचारियों को नियमित कर भी दिया जाए तो बमुश्किल 80-90-100 ही लोग नियमित होंगे। बिल्कुल, जब यह आदेश जारी हुआ था तब जो सूची बनी थी वो 1000 प्लस के लोगों की थी, लेकिन वर्तमान में शायद -100 हो। आज वो स्थिति है। उसके बाद कोई भी परिवर्तन उसमें हुआ नहीं, वो जस का तस वैसे बना हुआ है, ना कोई नियमितीकरण हुआ ना कुछ नहीं। आज भी लोग उसके लिखा करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि 10 वर्ष से लिखते लिखते चले आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो उस बिंदु को लिखने का कोई अर्थ नहीं है। सीधा सीधा एक मांग मेरी तरफ से मेरा मानना है कि की जानी चाहिए कि जिन कर्मचारियों का 5 वर्ष से ऊपर कार्य करते हो गया है उनको नियमितीकरण प्रदान किया जाए।
चलिए ठीक है, आपकी सारी बातों को मान लेते हैं। अगर कर्मचारी आपको समर्थन देते भी हैं, भरोसा करते भी हैं, तो कोई कुछ ऐसे आपके जो किए हुए कार्य हैं या फिर आगे करने की जो आपने पॉइंट बनाए हुए हैं, ऐसे कार्य हैं आपके पास जिससे तो परिवहन निगम का कर्मचारी संतोष मिश्रा के ऊपर गांव खेल सके या भरोसा कर सके? हैं ऐसे कुछ आपके पास? मैंने अपने प्रयासों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आज परिवहन निगम में कार्य करने वाला संविदा कर्मचारी यदि अपने गृह जनपद पहुंच पाया है तो मेरे संगठन के और मेरे प्रयास की देन है। जिस बिंदु को शुरुआत मैंने की वह सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ी और सफलता भी 2021 में मिली। अदर रीजन ट्रांसफर वाली नहीं? अदर रीजन ट्रांसफर वाली। और उसके बाद मैंने पारिवारिक पास की मांग की, पारिवारिक पास भी लोगों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कुछ और भी छोटी समस्याओं का समाधान संगठन के माध्यम से कराया गया। आज हम बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर के प्रबंधन से वार्ता और पत्राचार कम करते हैं। मैं सामान्य और छोटी समस्याओं को लेकर के उनसे मिलने का प्रयास करता हूं, उनसे समस्याओं को समाधान का अनुरोध करता हूं। आपको यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि 50% की कटौती राजशेखर प्रबंध निदेशक महोदय थे, उनके कार्यकाल में लागू हुई थी, जो वर्तमान में 6 साल बीत गया, आज भी वो 50% से कम आ जाने पर 2/3 की कटौती उनके प्रोत्साहन से हो जाती है, जिससे संविदा कर्मचारी निरंतर 6 वर्षों से पीड़ित है। 6 वर्षों से पीड़ित? 6 वर्षों से, पिछले 6 वर्षों से पीड़ित है। मान्यता प्राप्त संगठनों ने कभी इसकी आवाज नहीं उठाई, पहल नहीं? कोई मान्यता प्राप्त संगठन इस मामले में किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। मैंने बहुत पत्राचार किया, मुलाकात किया, वार्ता किया, परंतु कोई परिणाम निकलता न देख मैंने हाई कोर्ट की शरण ली है। पुनः 21 जुलाई 2026 को माननीय हाई कोर्ट में इसकी तिथि सुनवाई की निर्धारित हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अगस्त माह के भीतर इस समस्या पर निर्णय आ जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कटौती से संविदा कर्मचारियों को निजात मिलेगी। जो 1000 से लेकर के 2333 रुपया उनके वेतन से काट लिया जाता था वह उनका बचेगा। उस 2333 रुपया में कोई भी संविदा कर्मचारी अपने बच्चों की फीस भर सकता है, अपने वृद्ध माँ बाप की 1 माह की दवा ला सकता है, अपने परिवार के सामान्य खर्चों में वह सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए इसका लाभ उनको मिलेगा। इसके लिए संगठन पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस समस्या के समाधान के लिए लड़ रहा है और उनको इसमें न्याय तक पहुंचाने का कार्य करेगा। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे नेशन स्टेशन न्यूज के माध्यम से कि वो किस तरीके से अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए परिवर्तित करने के लिए उसको किस तरीके के निर्णय लें और कैसे सुझाव दे सकते हैं? हम परिवहन निगम में कार्य करने वाले समस्त आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप संविदा कर्मचारी एकता संघ उत्तर प्रदेश के साथ जुड़िए। यही एक संगठन है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान करा सकता है। बाकी अन्य सारे संगठन सिर्फ चंदा लेकर के आपको बेवकूफ बनाने का कार्य करेंगे और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करेंगे। इस संगठन के द्वारा जो भी कहा जाता है वह किया जाता है और इसका जो वास्तविक जो है इसका निष्कर्ष निकलता है वो पूरे प्रदेश में लगभग 4 वर्षों से बैक में आप देखें तो जिन बातों को संगठन ने उठाया उस पर पूरी तत्परता के साथ प्रयास भी किया है और उसके लिए संघर्ष भी कर रहा है। किसी मद में अगर सहयोग लिया है तो उसमें प्रयास करके दिखाया है। यह संगठन कर्मचारियों को विश्वास दिलाता है कि आपके हित की लड़ाई को कहीं भी लड़ने में पीछे नहीं रहेगा। सरकार से अपील क्या करेंगे अंतिम में, बस 1 मिनट में बताएं। सरकार से हमारी अपील है कि माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम इसे उत्तम प्रदेश बना करके छोड़ेंगे। मेरा इन लोगों से एक प्रश्न है कि क्या गरीब आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का पेट काट करके इस भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे? क्या किसी के हक अधिकार को मार करके इस प्रदेश को आप उत्तम बनाओगे? आपको यह याद होना चाहिए और इस बात का भान भी हो आपको, आप सत्ता के मद में इतना अहंकार में मस्त न हो जाएं कि यह भी उत्तर प्रदेश के एक मतदाता हैं, इनके भी पास परिवार है, ये भी इस समाज के एक नागरिक हैं और ये भी इस समाज के
लोगों को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। यदि इनके विरुद्ध इस प्रकार के आप जो है अपमानजनक और उनके जीविकोपार्जन पर यदि उनका संकट उत्पन्न होगा तो ये भी आपके विरुद्ध आने वाले समय में यदि हो जाएंगे तो शायद जो वर्तमान की स्थितियां सरकार की जो मजबूती है वो आने वाले समय में वो मजबूती न रहे। और यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो अब आने वाले समय में अब वोट परसेंटेज गिरेगा, अब बढ़ेगा नहीं। और सत्ता पर किसी का एकाधिकार कभी रहा नहीं है और न इनका भी रहेगा। लेकिन आज भी समय रहते यदि इन्हें यह समझ में आ जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, स्वयं इनके लिए भी और इस पार्टी के लिए भी। हमारा यही एक अंतिम अनुरोध है। वो ये थे संतोष कुमार मिश्र जी, जो संविदा कर्मचारी एकता संघ के महामंत्री हैं, और इनके द्वारा प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो संविदा और आउटसोर्सिंग की गलत नीतियां हैं, चाहे वह परिवहन निगम की डग्गामारी व्यवस्था हो, चाहे वह परिवहन निगम की गलत लाइसेंसिंग नीति हो, उसके खिलाफ हमेशा मुखर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लगातार कर्मचारियों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो जायज मांगे हैं कर्मचारियों की, उन पर जरूर विचार करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का परिवार और उनका भविष्य रोशन हो सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशा निश्चय।